हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल का निर्माण किया गया था आपको कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने के लिए, उसमें भी आपको इंग्लिश की तैयारी करवाने के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया था। इस बारे में हमने टेंस का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। टेंस के टॉपिक में मैंने पार्ट नंबर 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, पार्ट नंबर 2 में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताया था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में देखिए क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जो काम अभी अभी हो चुका है, मतलब कि इसमें वो वाक्यों को शामिल किया जाता है जिनको हम ऑलरेडी अभी अभी जस्ट करके चुके हैं। ठीक है, ऐसे सभी वाक्यों को हम किस में इंक्लूड करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंक्लूड करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट सबसे पहले देखिए क्या होता है। फॉर्मेट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा भाई। सब्जेक्ट के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। वो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज़ या हैव में से एक कोई। उसके बाद ध्यान रखना वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये आपका फॉर्मेट हो गया किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना हमेशा हैज़, हैव और हैड, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये आगे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हैज़ का प्रयोग करना है या हैव का प्रयोग करना है, वो कैसे पता चलेगा? वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पता चलता है। देखिए, हैज़ और हैव, ऐसे सभी सब्जेक्ट जिनमें देखो क्या आ जाए, ही, शी, इट, किसी का नाम आ जाए या फिर वो सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, तो हम हैज का प्रयोग करते हैं। और हैव कब लगाते हैं? जब आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कैसा हो वो सब्जेक्ट, प्लूरल हो। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन। हैज हैव का प्रयोग समझ में आया क्या आप लोगों को? तो हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैव का प्रयोग करते हैं कहाँ पर, वो आप लोगों के सामने है कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में तो हैज लगाते हैं और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक वाक्य देखिए, दोस्तों वाक्य है शी ब्लैंक प्लेस फूड। ऑप्शन में दे रहा हूं इसको फिल करने के लिए। शी हैव ईटन फूड। ऑप्शन बी है शी ईट फूड। ऑप्शन सी है शी आर ईटिंग फूड। ऑप्शन डी है शी हैज ईट फूड। और ऑप्शन लास्ट वाला है नन, वो कहता है कि भाई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है शी ब्लैंक प्लेस फूड। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की तो क्या करते हैं? हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। देखिए हैज़ हैव कहाँ पर है? ये रहा हैव। क्या शी के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे? क्या नहीं करते हैं, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। ईट की बात कर रहे हैं। देखो अब ये कौन से टेंस में आता है? ईट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इस वाक्य में हम ईट का प्रयोग कर सकते हैं क्या? देखिए, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है क्या? बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को अच्छे से बताया था मैंने पार्ट 1 में कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर यदि आप लोगों का सब्जेक्ट हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो देखो फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस कब लगता है? जब ही, शी, इट, नेम और सब्जेक्ट कौन है? शी है क्या? शी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आना चाहिए था, यहाँ पर है क्या? नहीं है, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। आर ईटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस के पर्पज से देखें तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है? इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई है क्या यहाँ पर? ऑप्शन सी में बिल्कुल दी हुई है, लेकिन ध्यान रखना कि शी के साथ में क्या आर लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, तो ये भी गलत हो गया भाई। हैज़ ईट,
अब देखो शी के साथ में हैज़ तो लगाते हैं, शी के साथ में हमने हैज़ ही लगा रखा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आपका आंसर हो गया नन। और सही आंसर इसका अगर इस टेंस के पर्पज से देखें, प्रेजेंट परफेक्ट के पर्पज से देखें, तो शी हैज़ ईटन फूड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि हैज़ हैव का प्रयोग कहाँ पर कैसे करते हैं। अब वाक्य का पता कैसे चलेगा? जैसे कि मान लो इस फूड के आगे मैंने रिसेंटली लिख दिया, तो ये सभी ऑलरेडी वैसे ही गलत हैं। एक तो अगर मान लो यहाँ पर सही भी होता, इज ईटिंग भी कर देता हूँ ना मैं, इज ईटिंग, तब भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो वाक्य है वो रिसेंटली के लग जाने से ऑलरेडी क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इस वजह से हम ये भी नहीं कर सकते थे। अभी हम देखेंगे कि इस टेंस को कैसे पहचानेंगे, इस टेंस की पहचान क्या है, उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे। उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं अब आइडेंटिफिकेशन। देखिए भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि ये टेंस वो होता है जिसमें काम अभी अभी जस्ट हुआ है। ठीक है, वो कैसे शब्द हैं जिनसे पता चलेगा कि काम अभी रिसेंटली हुआ है या फिर अभी हुआ है। तो देखिए, जिन वाक्यों में जस्ट, ऑलरेडी, एवर, रिसेंटली, सो फार, yet, up to present, many times, just, already, recently, just, already, ever, recently, so far, yet, up to present, many times, lately आदि का प्रयोग हो जाता है। यदि वाक्य में इनमें से कोई वर्ड हो तो ध्यान रखना वो वाक्य किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बताया था मैंने? टुडे, नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये सब चीज़ें बताई थी ना। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट के ये कीवर्ड्स हैं, इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इनमें से कोई सा भी वर्ड होगा तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, वो नोट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका एक नोट है, देखो बेटा, जस्ट, ऑलरेडी और एवर, ये तीनों के तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जो ऑलवेज यूज बिफोर, यूज बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। देखो भाई, ये जो जस्ट, ऑलरेडी और एवर तीनों वर्ड्स है ना, ध्यान रखना वो यूज बिटवीन एचवी एंड एमवी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इनका प्रयोग किया जाता है। बाकी के जो वर्ड्स हैं उनको आप वाक्य में कहीं पर भी प्रयोग कर लें, लेकिन इन तीनों का ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इनका प्रयोग करना है। एग्जाम्पल्स करने वाले हैं अब अपन कुछ। शी along with I blank place out। ऑप्शंस देखिए इसके, हैज जस्ट गॉन आउट। ऑप्शन बी है हैव जस्ट गॉन आउट। ऑप्शन सी है जस्ट हैव गॉन। ऑप्शन डी है जस्ट हैज़ गॉन। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए प्रश्न है, शी अलॉन्ग विद आई ब्लैंक प्लेस आउट, हैज़ जस्ट गॉन, हैव जस्ट गॉन, जस्ट हैव गॉन, जस्ट हैज़ गॉन। देखिए आपको हाँ जी, देखिए वापस से, शी अलॉन्ग विद आई ब्लैंक प्लेस आउट, ये क्वेश्चन था। मैंने आप लोगों को ऑप्शंस बताए और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि किसी वाक्य की पहचान कैसे करेंगे। हमने देखा था कि जस्ट ऑलरेडी एवर मैंने बताया था ना अभी पहचान में। तो देखिए इन वाक्यों में सभी ऑप्शंस में जस्ट का प्रयोग किया हुआ है क्या?
जस्ट का प्रयोग कर देने से ये वाक्य किसका हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आंसर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। देखिए शी अलोंग विद आई, अब ये दिक्कत है थोड़ी सी कि आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएं या फिर शी के अकॉर्डिंग लगाएं। तो एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके, इन फ्यूचर हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम सीखेंगे कि दो सब्जेक्टों को यदि किसी पर्टिकुलर वर्ड से जोड़ा जाता है तो वर्ब कैसे प्रयोग में की जाती है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं कि यदि दो सब्जेक्टों को, सब्जेक्ट कौन है, शी और आई, यदि टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद अलोंग विद, यदि दो सब्जेक्ट्स को अलोंग विद से जोड़ दिया जाए तो ध्यान रखना जो वर्ब का प्रयोग करेंगे हम वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। पहला वाला सब्जेक्ट कौन है, शी है क्या, शी के साथ में आप हैव लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते हैं। तो हैव यहाँ पर है, कैंसिल करो, हैव यहाँ पर भी है, कैंसिल करो। ऑप्शंस बच गए दो, एक तो हैज जस्ट गॉन और एक जस्ट हैज गॉन। तो आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया है कि जस्ट, ऑलरेडी और एवर, ये तीनों वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आने हैं। तो यहाँ पर देखो जस्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है क्या, नहीं है ना, तो ये भी कैंसिल कर दो। आपका आंसर क्या हो गया, सी हैज जस्ट गॉन आउट। क्लियर हो गया ना, ये सभी के समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो एक और कंसेप्ट देख लीजिए। शी ब्लैंक प्लेस वर्क, माफ कीजिए, वर्क की जगह पे आप होमवर्क कर लीजिए, होमवर्क यट। ऑप्शंस देखिए, शी हैज नॉट डन, ऑप्शन बी है शी इज डूइंग, ऑप्शन सी है शी हैज डन, ऑप्शन डी है शी डू होमवर्क यट, और ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिखा है शी ब्लैंक प्लेस होमवर्क यट। आपने क्या देखा सबसे पहले अंदर वाक्य में कि यट का प्रयोग कर दिया गया है, और यट का प्रयोग जिस वाक्य में होता है क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो शी ब्लैंक प्लेस होमवर्क यट, शी हैज डन, इज डूइंग, हैज डन या फिर डू, ये आप लोग बताएंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है इसमें। देखिए यट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या, बी में नहीं है, इसमें है क्या, इसमें नहीं है। ऑप्शंस कितने बच गए, ए और सी। ए और सी में देखेंगे कि एक में तो शी हैज नॉट डन और एक में सी हैज डन। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं अधिकतर कि भाई ज़बरदस्ती नोट क्यों लगाएं, जबकि हमारे पास में अफर्मेटिव वाक्य का दिया हुआ है कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो लगानी है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के अकॉर्डिंग सी वाले ऑप्शन करके आ जाते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है, बस केवल सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, बाकी फॉर्मेट बिल्कुल वाक्य का यही रहता है। तो इसमें देखो क्या दिक्कत है कि भाई इसमें नोट नहीं लगा हुआ है और इसमें नोट लगा हुआ है। अब कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें नोट लगेगा या नहीं लगेगा, उसके लिए एक नोट देखिए, इस प्रकार का एक नोट बना के लिख सकते हैं आप लोग कि यदि सेंटेंस में यट का यूज हो तो सेंटेंस नेगेटिव होता है। यदि सेंटेंस में बेटा यट का प्रयोग हो जाता है ना तो हमेशा ध्यान रखना कि वो वाक्य नेगेटिव होता है। देखिए यट का मतलब होता है अब तक भी, इस यट का मतलब क्या होता है, अब तक भी। आप हिंदी में बोल के देखो इस वाक्य को, शी ब्लैंक प्लेस होमवर्क यट, उसने अब तक भी अपना कार्य कर लिया है।
वह अब तक भी अपना कार्य कर चुकी है, एक तो हो गया अफर्मेटिव। और एक मैं वाक्य बोलता हूँ वह अब तक भी अपना काम नहीं कर चुकी है, तो बताइए यट के अकॉर्डिंग कौन सा वाला सूटेबल होता है? नेगेटिव ही सूटेबल है ना। इस वजह से अब तक भी होने की वजह से इस वाक्य का हिंदी अर्थ क्या होता है? यट का मतलब होता है अब तक भी, यानी कि वो नेगेटिव में जाता है फिर वाक्य, तभी इसके सूटेबल बैठेगा। तो इस वाक्य में क्या कर देंगे हम? ए वाला आंसर बिल्कुल सही कर देंगे कि शी हैज़ नॉट डन होमवर्क यट। क्लियर है ना ये वाला कंसेप्ट यट वाला, कि यट का प्रयोग होने से वाक्य ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अब हम। दे हैव कंप्लेन in the government office for the problem many times। देखो वाक्य अच्छे से पढ़िए। दे हैव कंप्लेन इन द गवर्नमेंट ऑफिस फॉर द प्रॉब्लम मैनी टाइम्स। इस वाक्य के मैंने 3 भाग कर दिए हैं। ए पार्ट में तो मैंने लिखा है दे हैव कंप्लेन, बी पार्ट में मैंने लिखा है इन द गवर्नमेंट ऑफिस, और सी पार्ट में लिखा है फॉर द प्रॉब्लम मैनी टाइम्स, और आखिरी में मैंने लिखा है नो एरर। आपको वाक्य में बताना क्या है कि इस वाक्य में मिस्टेक कहाँ पर है? दे हैव कंप्लेन इन द गवर्नमेंट ऑफिस फॉर द प्रॉब्लम मैनी टाइम्स कि वाक्य में मिस्टेक ढूंढनी है आप लोगों को कि ए पार्ट में है, बी पार्ट में है या फिर सी पार्ट में। अगर वाक्य पूरा सही है तो आप क्या कर सकते हो? नो एरर कर सकते हो। नो एरर के लिए देखो आपको वाक्य पूरा सही होना बहुत ज़रूरी है। तो दे हैव कंप्लेन, आप लोगों ने क्या देखा वाक्य के अंदर कि मैनी टाइम्स आ गया क्या भैया? मैनी टाइम्स आ जाने से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो आप फटाफट से देख लो कि सब्जेक्ट के बाद में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं है। ये लो, ये रहा सब्जेक्ट। दे के अकॉर्डिंग क्या हैव ही आना चाहिए क्या? बिल्कुल हैव सही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या? ये कंप्लेन। कंप्लेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है? बिल्कुल ये थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए ए भाग में क्या हो गया? मिस्टेक हो गई। ये आप लोगों का हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा है। ये जो टेंस है ना, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं ना, तो देखो परफेक्ट पढ़ लिया, कंटिन्यूअस पढ़ लिया, यानी कि परफेक्ट का तो हैजेव लेंगे, कंटिन्यूअस का वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले लेंगे, और दोनों को मिलाने के लिए बीच में बीन का प्रयोग कर देंगे। वो कैसे होगा? फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा है इसका। फॉर्मेट ये कहता है कि भैया सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद में आप लगाओ हैज या हैव लगा दो, ये हैजेव भी लग गए, प्लस आपको लगाना है अब बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने के बाद में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर लगा के टाइम आ जाता है। सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर्मेट क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैजेव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ध्यान रखना इस प्रकार के वाक्यों की पहचान या फिर आइडेंटिफिकेशन भी यही होती है भाई। पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है? तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा? सिंस या फॉर प्लस टाइम वाक्य के अंदर लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, सिंस फॉर प्लस टाइम कैसे? सिंस कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं वो हम आगे देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन देखिए उससे पहले।
देखिए प्रश्न है शी ब्लैंक प्लेस क्रिकेट फॉर 2 hours। वाक्य के अंदर देखिए हमें क्या मिला, 4 प्लस टाइम मिल गया। क्या, सिंस 4 प्लस टाइम आ गया। 4 प्लस टाइम आ गया तो क्या करना है, सब्जेक्ट देखिए कौन है, शी के साथ में हैव लगाओगे या हैज लगाओगे। शी के साथ में हम लगाते हैं हैज, तो यहाँ पर तो हैव था, कैंसिल करो। यहाँ पर भी हैव कैंसिल करो। सिंस 4 आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग थोड़े ना करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं लगाएंगे। ये देखिए हैज आ गया, बीन आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, तो आपका आंसर क्या हो गया, शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ये आपका सिंस 4 वाला यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखिए अब जो दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें एक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, वो क्या है वो देखेंगे। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स में आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे भी गए हैं। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शी आई ब्लैंक प्लेस हर सिंस 2018। आई ब्लैंक प्लेस हर सिंस 2018। ऑप्शंस देखिए, देखिए प्रश्न था शी आई ब्लैंक प्लेस हर सिंस 2018। ऑप्शन है नो, हैव न्यू, हैव बीन नोविंग और हैव बीन नॉन। इस वाक्य के अंदर क्या करना है आप लोगों को कि ये करेक्ट फॉर्म फिल करनी है, इन ऑप्शंस में से बताना है। ओके, आप क्वेश्चन का कैसे पता चला लगाओगे कि कौन सा वाला टेंस है, तो आप लोग देखोगे कि अंत में आपको सिंस 4 प्लस टाइम मिल गया है। सिंस 4 प्लस टाइम कहाँ पर है, ये रहा। सिंस 4 प्लस टाइम आ जाता है वाक्य के अंदर तो क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या करते हैं, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर कहाँ है हैव बीन, देखो ये रहा हैज बीन, हैव बीन, ये नीचे वाले दोनों ऑप्शंस में है ना। ये रहा हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है क्या, नहीं है। यहाँ पर हैव बीन लगा हुआ है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगी हुई है, तो आप लोगों का आंसर यही लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। कि क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी। एक बार के लिए इसको होल्ड करते हैं। फिर बी वाला ऑप्शन देखो हैव न्यू, ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माफ़ कीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेली आती है, हैज़ के साथ में नहीं आती है। तो हैज़ के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नो, न्यू, नॉन। अगर यहाँ पर नॉन होता तो भी कुछ सोचते, इस वजह से ये गलत है। और ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नो। तो आई नो हर सिंस 2018। अब देखो सिंस 4 प्लस टाइम आ गया, इस हिसाब से फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपका आंसर कौन सा सही है, नो सही है। वो क्यों हुआ, उसके लिए क्या होता है कि हम एक नोट पढ़ने वाले हैं। वो नोट लिखने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि सिंस 4 प्लस टाइम था, आपको करना था हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसमें नो का प्रयोग कर दिया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया है। ये वाला आपका आंसर गलत आया है। क्यों आया है, उसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ एक नोट पढ़ने वाले हैं। वो नोट के अंदर क्या है वो आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए नोट लिखिए, वो नोट ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसी वर्ब्स होती है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनका यूज़ आप इनमें करोगे ना, किसमें, जब माफ़ कीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसी वर्ब्स होती है या फिर ऐसे वर्ड्स होते हैं जब ये यूज़ किए जाते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो उनमें क्या करते हैं, देखो आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके साथ में हम क्या नहीं लगाते हैं, आईएनजी नहीं लगाते हैं। और जब आईएनजी नहीं लगा रहे हैं तो फिर बीन का तो कोई सेंस ही नहीं है ना।
भाई आईएनजी नहीं लगा रहे हो तो बीन भी नहीं लगाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में नोट क्या कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसी वर्ब्स होती है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके साथ में हम क्या नहीं करते हैं, आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। और यदि आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं तो बीन का प्रयोग भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी वो वर्ब्स है वो देख लेते हैं एक बार हम। एक तो सबसे पहले वो नो वाली वर्ब थी, वही देख लो कि नो हो गया, सी, हियर, बिलीव, बिहेव, हैव, लव, लाइक, हेट, मिस, अंडरस्टैंड, नोटिस, ऑन, स्मेल, सीम, हियर। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, और आईएनजी का प्रयोग नहीं करते तो बीन का प्रयोग भी नहीं करते हैं। भाई देखो, नो, सी, हियर, बिलीव, बिहेव, हैव, लव, लाइक, हेट, मिस, अंडरस्टैंड। मिस और अंडरस्टैंड अलग अलग है। नोटिस, ऑन, स्मेल, सीम, हियर, ये सारी की सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ में आईएनजी। भाई इनको क्या करते हैं, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा ना, कि 8th 9th 10th में पढ़े होंगे कि चुका, रहा, होगा, है ना। ठीक है, इस तरीके के वर्ड होते हैं ना, जैसे कि परफेक्ट का मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, ये चीज़ें पढ़ी है ना। तो देखो ये वाले वाक्य, ये वाले शब्द ऐसे हैं जिनको हम कंटिन्यू में नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा आई हैव बीन लविंग हर सिंस 2002। भाई इस वाक्य में देखो, आई हैव बीन लविंग हर सिंस 2002, इसका कोई सेंस नहीं है। इसमें सिंस फॉर लगाया हुआ है, सिंस फॉर प्लस टाइम आया हुआ है, लेकिन ये वर्ब में आईएनजी नहीं लगानी है आप लोगों को, तो बीन भी नहीं लगाना है। तो आई लव हर सिंस 2002, ये वाला वाक्य सही है, ये वाला गलत है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वाक्य वर्ड्स हैं जिनमें, जैसे कि हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, आई नो, है ना, किया था ना, वो वाला वाक्य भी इसी से संबंधित है कि भाई जान, मैं उसको जानता हूँ। आप देखो, आप इसका मतलब देखो कि मैं 2002 से उसको लव करता हूँ। ठीक है, इसमें और आई लव हर सिंस 2002 एंड आई हैव बीन लविंग हर सिंस 2002। इसका मतलब ये हो गया कि भैया, और नो वाले को ले रहे थे तो उसमें भाई मैं उसको जान रहा चुका हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मैं 2002 से उसे जानता हूँ। इस वजह से हम क्या नहीं करते हैं, आईएनजी का प्रयोग नहीं करते और बीन का प्रयोग नहीं करते हैं ऐसे शब्दों के साथ में। ये चीज़ क्लियर हो गई ना आप लोगों को? ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुई हो तो आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप लोग देखिए कि भैया सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का प्रयोग करने से पहले मैं उन वर्ब्स में से एक क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को। जो हैव वर्ब थी ना, हैव, उस हैव के दो मतलब होते हैं भैया। एक तो होता है रखना और एक होता है करना या लेना। अब ये लेना जो वर्ड है ना, ये लेना, ये उससे मतलब नहीं कि आज मैं कार ले रहा हूं। जैसे कि उदाहरण देखो, आई हैव ए कार, और दूसरा वाक्य है आई एम हैविंग लंच। आई हैव ए कार और आई एम हैविंग लंच। इस वाले वाक्य का तो मतलब है कि मैं एक कार रखता हूँ। ठीक है,
मैं एक कार रखता हूँ। अब आप ये नहीं बोल सकते भाई लेना का अर्थ भी हो सकता है भाई मैं एक कार ले रहा हूँ। ये जो करना या लेना है ना वो इंटेक के लिए है, ये चीज़ कोई कार्य कर रहे हैं उसके लिए है। लेकिन ये वाला जो वर्ड है ना आई हैव ए कार, इसका मतलब होता है सिर्फ रखना, कोई चीज़ आपके पास में होना। जैसे कि मैं एक वाक्य बोलूँ कि मेरे पास में एक कार है, तो उसकी इंग्लिश क्या बनाओगे कि आई हैव ए कार। इसी वाक्य को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास में एक कार, मैं एक कार रखता हूँ, तो इसकी भी इंग्लिश यही बनेगी कि आई हैव ए कार। इस वाले वाक्य में देखो आई एम हैविंग लंच, इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, इसमें हैव नहीं लगा रखे और इसमें हैव में आईएनजी लगा रखे। इसमें आईएनजी नहीं है, इसमें आईएनजी है। इसका मतलब ये हुआ कि हैव का मतलब दो होते हैं, एक तो रखना, एक होता है करना या लेना। जब रखना के अर्थ में आप वाक्य में प्रयोग कर रहे हो हैव का, तो आईएनजी का यूज नहीं करना है, आईएनजी का यूज नहीं होता। जबकि आप करना या लेना के अर्थ में कर रहे हो तो आईएनजी का यूज होगा। क्लियर है ना आप लोगों के हैव के संबंध में ये चीज़ कि जब दो अर्थ होते हैं एक ही वर्ड के, तो एक तो होता है रखना, एक होता है करना या लेना। रखने के अर्थ में करेंगे तो आईएनजी का यूज नहीं होता है। देखिए इस वाक्य में आई हैव ए कार, मेरे पास में एक कार है, तो मैंने आईएनजी का प्रयोग नहीं किया है। कभी भी ध्यान रखना है हैव के साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। मैंने उस जो आपको बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए थे उनमें बता दिया था। लेकिन जब करना या लेना के अर्थ में हैव का, जब मैं भोजन कर रहा हूँ या फिर मैं भोजन ले रहा हूँ, तो क्या करना है आपको आईएनजी का यूज डेफिनेटली करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना आप लोगों के। यूज ऑफ सिंस और फॉर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ सिंस। सिंस का प्रयोग कहां पर करते हैं, देखो सिंस का मतलब होता है से। ठीक है, सिंस का मतलब क्या होता है वैसे तो से, लेकिन कहां पर कैसे क्या यूज करना है वो देखिए। सबसे पहले होगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया बेटा निश्चित समय। निश्चित समय दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एएम बोल दो या फिर पीएम बोल दो। आप समझते हैं ना, एएम पीएम, या फिर होता है ओ क्लॉक। इस ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे, कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। ये ओ क्लॉक हो गया और ये एएम पीएम हो गया। जब हम किसी को टाइम बताते हैं या फिर हम टाइम देखते हैं तो निश्चित समय का कैसे पता चलेगा कि एएम पीएम आप लोगों को मिल जाते हैं या फिर ओ क्लॉक मिल जाएगा। जैसे कि 6 o'clock में बोलता हूँ तो ये एक निश्चित समय हो गया ना। वैसे ही आप लोगों को बोल दिया भैया 6 AM, एएम पीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। ये जो आप लोग हिंदी में पढ़ते हो ना अपराह्न पूर्वाह्न, वो ही होते हैं ये एएम और पीएम। तो जब आपको वाक्य में कैसा टाइम मिल जाए, पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए, यानी कि निश्चित समय मिल जाए, एएम पीएम मिल जाए, ओ क्लॉक मिल जाए, तो ध्यान रखना आप लोगों को यूज करना है किसका, सिंस का। आप लोगों को नेम ऑफ डे मिल जाए, सिंस का प्रयोग करेंगे किसके साथ में, नेम ऑफ डेज। अब नेम ऑफ डेज क्या होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये क्या होते हैं, दिनों के नाम हो गए। उसके बाद में सिंस का प्रयोग आप कब करोगे, महीनों के नाम, नेम ऑफ मंथ्स। महीनों के नाम कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो होंगे तब भी आप लोग क्या करोगे, सिंस का प्रयोग करोगे। कोई वर्ष हो या फिर कोई सेशन हो, कोई सत्र हो, तब भी आप सिंस का प्रयोग करने वाले हैं। देखिए भैया
पार्ट्स ऑफ द डे क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ द डे के साथ में भी आप सिंस का प्रयोग करते हैं। और पार्ट्स ऑफ द डे क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होता है? मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, यही होते हैं ना पार्ट्स ऑफ द डे। भाई सुबह, शाम, दोपहर, जो भी होता है। ध्यान रखना इंग्लिश लैंग्वेज के पर्पज़ से और आपके वोकेब के पर्पज़ से भी ध्यान रखना कि पहला वाला जो दिन का भाग होता है वो होता है डाउन, DAWN। इसका मतलब होता है भोर। सूर्योदय से पहले का समय जो होता है, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, जब पूरा अंधेरा भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा उजाला भी नहीं होता है, उसे हम भोर बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो समय होता है वो होता है मॉर्निंग का। मॉर्निंग के बाद में होता है बेटा जो दोपहर में, दोपहर का टाइम होता है ना, दोपहर मतलब बिल्कुल 12 बजे का वाला फिक्स, वो उसे बोलते हैं नून। नून के बाद में होता है वो होता है आफ्टरनून। आफ्टरनून के बाद में बेटा इवनिंग स्टार्ट हो जाता है। क्या ये इवनिंग हो गया? इवनिंग के बाद में होता है एक समय होता है वो होता है डस्क। इस डस्क को कहते हैं हम गोधूली। ये जो समय होता है वो शाम का टाइम होता है, ठीक है। इस डस्क के टाइम पे क्या हो जाता है? सूर्यास्त हो चुका होता है और थोड़ा हल्का उजाला होता है और अंधेरा होने को आता है, तब उसे हम डस्क का टाइम कहते हैं। फिर आता है आप लोगों के नाइट और लास्ट वन इज मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि। तो ये 8 भाग होते हैं आपके दिन के, तब भी आप किसका प्रयोग करोगे? सिंस का यूज़ करोगे। एक चीज़ ये ध्यान रखने की है, जब कोई फिक्स टाइम हो, जैसे कि मैं बोलूं कि सिंस माय बर्थ, इस टाइप का कुछ वर्ड्स आ जाए ना आप लोगों के, तब भी ध्यान रखना सिंस का प्रयोग करना है। सिंस माय बर्थ, सिंस चाइल्डहुड, इस तरीके के कोई समय हो, ये भी टाइम ही है एक तरीके से, ठीक है। ध्यान रखना, तो टाइम के साथ में आपको सिंस फॉर का प्रयोग करना है, तो इस कंडीशंस में आपके सिंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यह आप लोगों के हो गया क्लियर, सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक टाइम फिक्स होता है, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं वो है यूज ऑफ फॉर। यूज ऑफ फॉर में क्या होता है भाई? इस फॉर का मतलब भी क्या होता है? से होता है। तो इसमें क्या होता है? फॉर का प्रयोग हमेशा तब किया जाता है जब पीरियड ऑफ टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम को हम कहते हैं हिंदी में समयावधि। इसमें क्या होती है? टाइम पीरियड होता है भैया, समय की एक अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है। जब ड्यूरेशन की बात करेंगे, अवधि की बात करेंगे, तो ध्यान रखना हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और वो कब कब करते हैं? तो ध्यान रखना, एक तो हो गया सेकेंड्स, कि भाई मैं 10 सेकेंड्स से, तो सेकेंड्स आ गए। सेकेंड्स के बाद में मिनट्स हो गया, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, फोर्टनाइट, डिकेड, सेंचुरी, एजेज, देखिए ये जितने भी वर्ड्स है ना, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, ईयर्स, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है, देखिए फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, ठीक है। उसके बाद में डिकेड होता है। डिकेड का मतलब होता है दशक। ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स को कहते हैं हम दशक। सेंचुरी आप लोग सभी जानते हो, शताब्दी या शतक। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं, 10 वर्षों के समूह को हम दशक कहते हैं। एजेस का मतलब होता है युगों युगों से, युगों से। और ए लॉन्ग टाइम, देखो ए लॉन्ग टाइम तो एक फ्रेज भी बन सकती है, हमेशा ध्यान रखना। सिंस से फॉर टाइम नहीं करते हैं। फॉर
अ लॉन्ग टाइम, हमेशा फॉर अ लॉन्ग टाइम ही करते हो ना आप लोग। तो सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, ध्यान रखना वो तो नाम थे, पर्टिकुलर वर्ड आ जाए, पर्टिकुलर नेम आ जाए किसका, कि सेकंड्स का। जैसे कि मैं उस टाइम पे बोल रहा था कि भाई मंथ्स, तो वो नेम ऑफ मंथ था, वहाँ तो आपको जनवरी लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर मार्च लिखा हुआ मिल जाएगा, महीने का कोई सा भी नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा भाई जनवरी फरवरी, यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ होगा, 2 मंथ्स, 2 आवर्स, 5 डेज, इस तरीके से एक ड्यूरेशन मिलेगी। उस जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना, इन सभी वर्ड्स के साथ में आप लोगों को, अगर ये वर्ड्स तो केवल समझाने के लिए, आप लोग केवल इतना समझो कि फिक्स टाइम हो तो सिंस लगाएंगे, और फिक्स टाइम नहीं हो, एक ड्यूरेशन हो, एक समयावधि हो, तो आप लोगों को फॉर का प्रयोग करना है। तो ये तो हो गया आप लोगों के सिंस फॉर का प्रयोग, कि कैसे, कहाँ पर, कब फॉर का प्रयोग करेंगे, कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, उसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं उसमें। मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवा लिए, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है, रमन एंड राघव ब्लैंक प्लेस फुटबॉल। आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं, हैव प्लेड, प्लेड, आर प्लेइंग और प्लेड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला आंसर सही है। देखो आप लोग जब वाक्य को कभी भी देखते हैं आंसर करने के लिए, तो देखते हो ना कि वर्ब में पहले तो सबसे पहले आप लोग क्या देखते हो कि भाई आइडेंटिफिकेशन है क्या, किसी पर्टिकुलर टेंस का इसमें पहचान है क्या। देखिए रमन एंड राघव ब्लैंक प्लेस फुटबॉल, इस वाक्य में कहीं पर भी आपको कोई पहचान दिखी है क्या? मेरे हिसाब से तो इस वाक्य में कोई पहचान नहीं है। पहचान नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा ना अब तो आपको। तो हैव प्लेड, प्ले, आर प्लेइंग, प्लेड में से कौन सा करना है? देखो पहला वाला किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन है क्या? तो रमन एंड राघव प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाओगे क्या? और प्लेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। उस हिसाब से ये सही है क्या उत्तर? बिल्कुल सही है। दूसरा वाला देखो कि रमन एंड राघव फुटबॉल प्ले, ये किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है ना। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपका ये जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म ही आता है, एस और एस नहीं लगाते हैं, नहीं लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी सही है। फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, अगर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेते हैं तो प्लूरल के साथ में आर लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं, तो ये भी सही है। और अगर हम पास्ट में चले जाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अभी पढ़ेंगे हम आने वाले पार्ट के अंदर, तो ध्यान रखना ये प्लेड भी यहाँ पर सही है। तो इसमें पहचान नहीं होने की वजह से क्या हो गया, ये सारे के सारे ऑप्शंस सही हैं। अब मैं क्या कर दूँ, इसमें फुटबॉल के आगे लिखता हूँ मैं 4 1 ओवर। जैसे ही मैंने इसमें 4 1 ओवर लिखा, ये सारे के सारे ऑप्शंस कैंसिल हो गए और इसका एक नया आंसर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा कि रमन एंड राघव हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। सही है क्या, समझ में आया क्या? तो ये वाला इसका आंसर बन जाएगा, रमन एंड राघव हैव बीन प्लेइंग। क्यों? क्योंकि सिंस 4 प्लस टाइम आ जाने से कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनेट हमने पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंस हमने पढ़ लिए हैं। हमारा प्रेजेंट टेंस बिल्कुल कंप्लीट है। अगले आने वाले पार्ट में हम पास्ट इंडेफिनेट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच पाए, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसको कमेंट शेयर वगैरह करोगे। ठीक है, कमेंट शेयर करने से क्या होगा, ये जो कंपटीशन की क्लासेस से संबंधित वीडियो है
अधिक से अधिक बच्चों तक आप लोगों को प्रोवाइड होगा, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह अभी वैसे ही लॉकडाउन का एपिडेमिक टाइम चल रहा है, वैसे ही क्लोज हैं। इस वजह से आप लोग मेरी भी मदद करें और अदर स्टूडेंट्स की भी मदद करें, ठीक है। इसी के साथ में हम वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में पास्ट टेंस के साथ में। ओके, बाय बाय, टाटा।